नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने अब नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें इस बार खुद सीएम योगी शामिल हुए और महिला सुरक्षा को उन्होंने बल दिया। सीएम योगी ने महिला अपराध को लेकर चेतावनी तक दे डाली। अगर अपराधी पाताल में भी होंगे तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। साथ ही कहा, अगर आधी आबादी सुरक्षित तो सब सुरक्षित। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आधी आबादी को बीजेपी पूरा सियासी लाभ देना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बेहतर माहौल तैयार कर रही है, जिससे वादे भी पूरे हों और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और इसी मकसद से बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें खुद सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दी और साफ शब्दों में कहा, अगर महिला अपराध की कोशिश हुई तो उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि आधी आबादी सुरक्षित तो प्रदेश सुरक्षित। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। दरअसल सीएम योगी बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 632 करोड़ रुपए की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को सहायता राशि भी बांटी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का फर्क भी बताया। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहाँ तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त। अब दंगा नहीं होता यूपी में। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने के लिए महिला वोट बैंक पर पकड़ बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करवाने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। दरअसल केवल राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए योजनाएं 9.6 करोड़ को उज्ज्वला योजना, 27 करोड़ जनधन खाते खोलना, मिशन पोषण और जमा योजनाएं, महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण जैसे कई कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं। इन्हीं लाभकारी योजनाओं के मंत्र के साथ अब बीजेपी चुनाव से पहले घर घर दस्तक देने जा रही है। साथ ही नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के जरिए भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और 2024 के चुनावी पिच पर हिट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में शोधों पर योगी सरकार की एंटी रोमियो स्क्वाड पिछले 6 महीने में कहर बनकर टूटी है। 6 महीने में विशेष अभियान चलाकर करीब 9000 शोधों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत 30 लाख जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर शोधों को दबोचा गया और उनके खिलाफ 7000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए। यूपी में गठित 1678 एंटी रोमियो स्क्वाड में
3324 पुरुष और 4090 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। स्क्वाड ने शोधों की पहचान के लिए 30,76,246 जगहों पर चेकिंग की। इसमें स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, प्रमुख चौराहे, बाजार, मॉल, पार्क और अन्य स्थान शामिल थे। इस दौरान 9,512 शोधों और मंचलों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 7,563 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 48,92,991 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा जोन में हुई। यहां 4,74,493 जगहों पर चेकिंग के दौरान 1114 शोधों को गिरफ्तार किया गया और उसी तरह दूसरे नंबर पर बरेली जोन, तीसरे नंबर पर लखनऊ, चौथे नंबर पर वाराणसी, पांचवें नंबर पर गोरखपुर जोन में शोधों की गिरफ्तारी की गई। वहीं कमिश्नरेट में भी सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा में हुई। आगरा में 92 शोधों को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नरेट में कार्रवाई के मामलों में लखनऊ दूसरे नंबर पर, कानपुर तीसरे, गौतम बुद्ध नगर चौथे, जबकि गाजियाबाद कमिश्नरेट 5वें नंबर पर रहा। सुरक्षा के साथ साथ सीएम योगी का फोकस महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर भी है। मुख्यमंत्री के इस कदम की तारीफ हो रही है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी और अनु रानी को देश के लिए मेडल लाने पर सरकार ने 3 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी की नौकरी देने का वादा किया है, जिस पर पारुल चौधरी ने सीएम योगी को धन्यवाद किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। एक बात ये बोलूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर ने कल फिर हमें वो बोला है कि हाँ, जो मेरे एथलीट मेडल जीत के लेके आए हैं, मैं उनको डीवाईएसपी की नौकरी और 3 करोड़ का सम्मान दूंगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी इतनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की है। बस आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर अपना ओलंपिक में झंडा लहराऊंगी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में शिकायत दाखिल की गई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहन ने यह शिकायत दी है। इसमें राहुल गांधी के कुत्ते का नाम नूरी रखने पर ऐतराज जताया गया। पार्टी का आरोप है कि नूरी नाम रखने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद मंजूर कर लिया है और 8 नवंबर को मोहम्मद फरहान को बयान दर्ज करने को कहा गया है। वो मुस्लिम समुदाय से माफी मांगे, क्योंकि नूरी जो लफ्ज है वो बहुत पवित्र लफ्ज है मुस्लिम समुदाय के लिए। तो 10 दिन का हमने माननीय राहुल गांधी जी को समय दिया था। माननीय राहुल गांधी जी अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने ना तो इस पर कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही मुस्लिम समुदाय से उन्होंने इस पर माफी मांगी। मुझे विवश होकर माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और मैं माननीय न्यायालय की शरण में कई बिंदुओं को लेकर के गया हुआ हूँ। वाराणसी में इनकम टैक्स विभाग ने सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में नारायण दास सर्राफ के ठिकानों पर रेड हुई। सुबह 8 बजे इनकम टैक्स की टीम एक साथ सभी ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। लखनऊ और वाराणसी की टीम आरोपों की जांच कर रही है। थाना भेलूपुर स्थित आवास पर पुलिस के साथ इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। वाराणसी में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी आज शुरू हुई है। सुबह लगभग 8 बजे इनकम टैक्स की टीम वाराणसी में आभूषण व्यवसायी नारायण दास सराफा के सभी ठिकानों पर छापेमारी एक साथ शुरू की है। बता दें कि नारायण दास सराफा वाराणसी के बड़े आभूषण व्यापारी हैं और टैक्स चोरी के आरोपों में उनके यहाँ छापेमारी की गई है। और एक टीम यहाँ वाराणसी पहुँची है, जिसमें लखनऊ और बनारस की संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार टेक्निक का इस्तेमाल करके कई बड़े अपराधियों का खुलासा कर चुकी है। साथ ही टेक्निक के इस्तेमाल को पुलिसिंग में और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सीसीटीवी के इस्तेमाल को लेकर। यूपी के हर शहर में क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बड़े अपराधों के खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका सामने आ रही है। शहरों में, कस्बों में, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का एक अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया है। बीते 3 महीने में इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में जनता और व्यापारिक संगठनों के सहयोग से 6 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यह अभियान लगातार जारी है। पुलिस विभाग में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ऑपरेशन त्रिनेत्र मुख्यालय के द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत सभी शहरों में पहले से कुछ कैमरे लगे हुए हैं तथा जन सहभागिता से भी जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक 6 लाख से अधिक कैमरे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में जो जितने भी हमारे महानगर हैं, नगर निगम जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पे एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया जाएगा। कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, तो कैमरे के इसी सच को और मजबूती देने के लिए लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। फिर वो चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो या बड़े क्राइम्स का खुलासा हो। ये सीसीटीवी कैमरे राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में इंस्टॉल हैं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग एक पुलिस टीम की ओर से की जाती है, तो निजी कंपनी के भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जो इस कैमरे की लाइव फीड की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इन कैमरों की फीड 1 महीने तक इनके सर्वर पर सुरक्षित रहती है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े बड़े अपराधों का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कन्नौज हो, सहारनपुर हो, वाराणसी, जहां पर बड़े अपराधों से लेकर बच्चा चोरी की घटनाओं का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुआ है। ये बात कही जाती है, अपराधी और पुलिस के लिए हमेशा तू डाल डाल मैं पात पात। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। परीक्षा देने आए निलंबित छात्र हरेंद्र यादव को कैंपस में जाने से रोकने पर यह हंगामा हुआ। इनडिसिप्लिन के आरोप में प्राचीन इतिहास के छात्र हरेंद्र यादव को निलंबित किया गया। छात्रों और गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कहासुनी हुई। छात्रों के उग्र होने पर कई थानों की फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। एसीपी के मौके पर पहुंचने और उपद्रव कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हटाया गया। इस दौरान कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रॉक्टर राकेश सिंह का कहना है कि छात्र हरेंद्र यादव पर नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर में डीएम कंपाउंड में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के मामले का खुलासा हो गया। महिला की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या की थी। दरअसल पुष्पा हाउस हेल्प के तौर पर काम करती थी और डीएम कंपाउंड में रहने वाले पीडब्ल्यूडी ऑफिसर राकेश कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। राकेश शादीशुदा है और उसका परिवार हापुड़ में रहता है। पुष्पा की मां को इस अवैध संबंध की जानकारी हुई तो वो लगातार इसका विरोध कर रही थी और इसके बाद राकेश और पुष्पा के साथ मिलकर पुष्पा की ही मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वो उनके अवैध संबंधों में रोड़ा ना बन सके। लेकिन साइंटिफिक एचएनआर, सीडीआर और चैट वगैरह जो देखे गए और सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जो मुखबिर सूचना ली गई तो ये स्पष्ट हुआ कि इनकी बेटी मृतका की पुष्पा और वहीं डीएम कंपाउंड रहने वाले राकेश कुमार में अवैध संबंध थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर तथ्यों को सामने रख के जब पूछताछ किया गया तो राकेश कुमार ने तथ्य को स्वीकार किया कि इनके संबंधों की जानकारी जब राम बेटी की हुई तो इसका विरोध करती थी। इसी को लेकर घटना की रात को राकेश कुमार द्वारा उनके कमरे पर जब वो रात को पहुंची अपनी बेटी के पास से सर पर डंडे से प्रहार किया गया था और तेजाब डाला गया था और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और पुष्पा की गिरफ्तारी की गई है। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल में ऐतिहासिक शारदा मंदिर में पूजा हो रही है। पूजा के कार्यक्रम में अच्छी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और इस दौरान कश्मीरी पंडितों का जत्था भी मौजूद रहा।
मंदिर में पंचलोहा की प्रतिमा स्थापित की गई। कर्नाटक के श्रृंगेरी से इस मंदिर में प्रतिमा लाए जाने के लिए रथ यात्रा भी हुई थी। सोमवार को कश्मीर के शारदा मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी के बाद पहली बार पूजा की और इस दौरान उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यह घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है। मंदिर का जीर्णोद्धार इस साल 23 मार्च 2023 को गृह मंत्री ने किया था। इस मंदिर का निर्माण उसी जमीन के टुकड़े और उसी पैटर्न पर किया गया है जहां विभाजन से पहले के दिनों में मंदिर मौजूद था। आपको बता दें, मां शारदा का मुख्य पीठ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली कश्मीर में स्थित है। यह प्राचीन भारत में विद्या अर्जन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह जीर्ण हो चुका है। पहला दिन वो भी कश्मीर में शारदा मैया की दिव्य चरणों में पहला दिन पूजा करने के लिए सौभाग्य भगवती ने अनुग्रह किया। इसके साथ साथ हम सभी लोग यहाँ आकर पूजा करने के लिए सौभाग्य मिल रही के मतलब इसके लिए दो कारण हैं, शारदा मैया हैं। ये पहली बार विभाजन के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन टेम्पल का किया 22 मार्च को इसी वर्ष। और उसके बाद यात्री पूरे देश भर से विदेश से आ रहे हैं और अपना शारदा माता का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो बेस कैंप है ये हमारा एक सिख गुरुद्वारा और मंदिर हुआ करता था, जो 1947 में विभाजन के पाक प्रॉक्सी वार में जलाया गया था। वहीं शारदा मंदिर में पूजा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि काफी आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस साल कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा आयोजित की गई। इससे पहले इसी चैत्र नवरात्र की पूजा हुई और शारदीय नवरात्र पूजा के मंत्र मंदिर में गूंजे। वो भाग्यशाली रहे कि उन्हें 23 मार्च 2023 को जीर्णोद्धार के बाद शारदा माता मंदिर को फिर से उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये न केवल घाटी में शांति की वापसी का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ के फिर से प्रज्वलित होने का भी प्रतीक है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।